हेलो वेलकम बैक वंस अगेन इंग्लिश एडुकेयर में एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। आपको पता होगा कि इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद हम उठाने वाले हैं एंशिएंट, उसके बाद हम उठाने वाले हैं मिडिवल। मिडिवल से कम ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लास्ट उठाएंगे मिडिवल। ठीक है, हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, वही पॉइंट्स आपको बताएंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, डेट वाइज हम चलते हैं, ये डेट्स आपको याद रखनी है। पहली डेट की बात करते हैं 17 में 1498। यहाँ इस डेट में क्या होता है, जो पुर्तगीज़ होते हैं वो इंडिया में आते हैं। पहला जो आदमी है जो इंडिया में आता है वो है वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये कब आता है, ये आता है 17 में 1948 में आता है। और किसकी हेल्प से आता है, ये अब्दुल मजीद जो होता है इसकी हेल्प से आता है ड्यूरिंग द रूल ऑफ ज़ैमोरिन। ठीक है, ज़ैमोरिन इस टाइम यहाँ पे रूल कर रहा होता है जब ये वास्को डी गामा हिंदुस्तान में आता है। ठीक है, सबसे पहले ये पहुँचते हैं कालीकट केरला में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब बात करते हैं सेकंड डेट की 1502। इसमें क्या होता है, जो ये पुर्तगीज़ आते हैं ये पहली जो फैक्ट्री होती है ये एस्टैब्लिश करते हैं। पहली फैक्ट्री कहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं, ये करते हैं कोचिन में। और कोचिन कहाँ पे है, ये केरला में है। ठीक है, आफ्टर दैट ये कोचिन को ही अपना कैपिटल बना लेते हैं। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि पहला गवर्नर कौन होता है पुर्तगीज़ का, वो होता है फ्रांसिस डी अल्मीडा। जो ये गवर्नर होता है ये एक पॉलिसी स्टार्ट करता है हिंदुस्तान में जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी होता क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, इस ब्लू वाटर पॉलिसी का मेन एम यही था कि जो पुर्तगीज़ थे यही सोल ट्रेडर होने चाहिए। कहाँ पे, अरेबियन सी और इंडियन ओशन में। इनके बगैर किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए वहाँ पे ट्रेड करने की। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं 1510 में क्या होता है। जो पुर्तगीज़ होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं गोवा को। और तब गवर्नर कौन होता है पुर्तगीज़ का, वो होता है अल्फांसो डी अल्बारिक। और यही अल्बारिक जो होता है ये सती सिस्टम को गोवा में एबॉलिश करता है। इनके आने से पहले गोवा में सती सिस्टम हुआ करता था। आगे बात करते हैं 1530 में। जो पुर्तगीज़ थे इनका पहला कैपिटल मैंने आपको बोला ही था, वो था कोचिन। अब ये क्या करते हैं 1530 में, क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। अब इनका कैपिटल होता है गोवा। अब हम बात करते हैं 1535 में। 1535 में जो पुर्तगीज़ होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं दीव को। और 1559 में क्या कर लेते हैं, ये कैप्चर कर लेते हैं दमन को। ठीक है, ये कौन करते हैं कैप्चर, पुर्तगीज़। जब ये कैप्चर करते हैं तो तब गवर्नर कौन होता है पुर्तगीज़ का, ये SSC में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और UPSC में भी ऐसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि गवर्नर तब कौन था, गवर्नर का नाम था नानो दी चुन्ना। ठीक है, ऐसे ही उल्टे नाम है, ये आपको अपने तरीके से इनको याद रख लेना है। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई और वो डेट याद रखना है जबकि ये हिंदुस्तान में आई। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप होती है ब्रिटेन में। और मैं आगे बताऊंगा आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई हिंदुस्तान में, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इतना याद कर लो कि इसकी फॉर्मेशन 1600 में होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डचेस के बारे में। और ये कब हिंदुस्तान में आए, 1602 में ये इंडिया में आ गए। और आते ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने IPO इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान में। अब हम पता होना चाहिए कि IPO का मतलब क्या होता है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो डील करती थी शेयर के साथ, एक्सचेंज ऑफ शेयर। जैसे आज के दौर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है हिंदुस्तान की अपनी, जैसे कि NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपने सुना ही होगा। ये क्या करती है, ये एक स्टॉक मार्केट है। ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज करती है इन द शेयर मार्केट। ठीक है, ऐसे ही ये पहली जो कंपनी थी हिंदुस्तान की, आप ये भी बोल सकते हो, वो थी IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, ये भी ऐसे ही डील करती थी किसके साथ, एक्सचेंज ऑफ शेयर। ठीक है, तो चलते हैं आगे देखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं 1605 में। 1605 में क्या होता है, जो डच हैं वो पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं हिंदुस्तान में। कहाँ पे करते हैं, वो करते हैं मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो ये कहाँ पे एक प्लेस है आंध्र प्रदेश में, वहीं पर ये पहली फैक्ट्री जो है वो सेटअप करते हैं। ठीक है, 1605 में ही जो डच हैं वो कैपिटल बना देते हैं पॉलीकट को। पॉलीकट एक प्लेस है तमिलनाडु को, इसको अपना कैपिटल बना देते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है, सेटअप होता है कहाँ पे, इंग्लैंड में। अब 1609 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये रीच यानी पहुँच जाती है इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे आके ही अपना रूल बनाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स जो होते हैं वो शिप में आते हैं। उस शिप का नाम होता है हेक्टर, और जो उसका कैप्टन होता है उसका नाम होता है हॉकिन्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कैप्टन का नाम होता है हॉकिन।
अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कैसे डाली हिंदुस्तान में। 1612 की बात करते हैं। यहाँ पे जो कैप्टन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका नाम होता है मिडलटन। अब जो मिडलटन है ये परमिशन ले लेता है जहांगीर से। जहांगीर जो मुगल एम्पायर है वो यहाँ पे रूल करता है उस टाइम। परमिशन लेने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पहले अपनी फैक्ट्री जो है वो यहाँ पे अपनी सेटअप करते हैं। कहाँ पे सेटअप करते हैं? वो करते हैं सूरत में सेटअप। परमिशन लेने के बाद 1613 में क्या करते हैं ये लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी 1630 में पहली जो फैक्ट्री होती है जहांगीर के परमिशन लेने के बाद वो सूरत में सेटअप करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं क्या होता है 1661 में क्या होता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रिसीव्ड बम्बई को एज डाउरी ले लेते हैं। किन से? हिंदुस्तानियों से। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। जितने मैंने आपको बोला सब आपको अपने नोटबुक पे उतार के रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं फ्रेंच के बारे में। 1664 में क्या होता है, जो फ्रेंच है कंपनी, फ्रेंच कंपनी वो हिंदुस्तान में आ जाती है और आते ही वो पहले कैप्चर करती है पौंडीचेरी को। कैप्चर करने के बाद जो पौंडीचेरी है उसको वो अपना कैपिटल बना लेती है। अब 1698 में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक जगह बनाती है जिसको हम कहते हैं फोर्ट विलियम। ठीक है, ये एक फोर्ट है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती है। कहाँ पे बनाती है? ये कोलकाता बंगाल में ये फोर्ट बनाती है। ठीक है, अब ये फोर्ट विलियम है ये किसके नाम पे रखा गया है? जो रूलर था इंग्लैंड का उसका नाम था विलियम थर्ड, किंग था, इसी के नाम पे ये फोर्ट का नेम रखा गया है। अब हम बात करते हैं 1707 में क्या होता है। जो औरंगजेब होता है उसकी डेथ हो जाती है। अब जब ये पावरफुल मुगल एम्पायर औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ये लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर रह चुका है। जब इसकी डेथ हो जाती है इसके बाद जो मुगल एम्पायर है वो ज़्यादा ही वीक हो जाता है। औरंगजेब के बाद जो यहाँ पे रूलर बनता है वो बनता है फारूक सयार। ठीक है, ये बनता है 1717 में। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये किंग होता है तो ये परमिशन दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो यहाँ फ्री ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ज़्यादा पावर में आ जाती है। दूसरी तरफ से आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो कि मुगल एम्पायर था वो ज़्यादा वीक हो गया था। औरंगजेब के जाने के बाद ऐसे बहुत सारे मुगल रूलर्स हैं जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करार दिया। ठीक है, डिक्लेयर themselves इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल एम्पायर। पहला इंडिपेंडेंट रूलर जिसका नाम है चैन कल्ची खान, इसको मीज़ानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करार दिया। ठीक है, ये पहला इंडिपेंडेंट रूलर था। ये रूलर ऑफ हैदराबाद था। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट फ्रॉम मुगल्स। अभी मैंने ऊपर बोला 1616 में फ्रेंच लोग इंडिया आ जाते हैं। अब फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बिटवीन वार्स हो जाती हैं। उन वार को हम कहते हैं कार्नेटिक वार। ठीक है, इन कार्नेटिक वार के बगैर भी बहुत सारी ऐसी वार्स होती हैं हिंदुस्तान में। उन वार्स को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि बैटल ऑफ पैलेसी, बैटल ऑफ बदरा, बैटल ऑफ बॉक्सर। ठीक है, इन सारे वार्स को हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। इसके बगैर भी और वार जैसे कि हम कहते हैं एंग्लो मैसूर वारी, इसको भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना।